नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो हमारा आज का टॉपिक है संधि। संधि को परिभाषा विधि से पढ़ाया जाता है। बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिख दी जाती है जो कि विद्यार्थी याद नहीं कर पाते। हम संधि को सूत्र विधि से पढ़ेंगे ताकि हमें एक भी परिभाषा याद न करनी पड़े। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, संधि। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रत्येक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल स्तर हो, चाहे वो कॉलेज स्तर हो, चाहे प्रतियोगी स्तर हो। तो हम संधि को पढ़ते हैं सूत्र विधि के माध्यम से। पहले संधि का परिचय देखते हैं हम। तो देखेंगे आप, संधि दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस धी। सम का मतलब होता है समान और धी का मतलब होता है धारण करना। तो दोनों से मिलकर बनता है समान रूप से धारण करना। समान रूप से धारण करना। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो दोनों वर्ण बराबर की भागीदारी निभाते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं। इस कारण समान रूप से दोनों प्रतिक्रियाएं करने के कारण समान रूप से धारण करते हैं। तो यह संधि का अर्थ होता है। सामान्यतः संधि का अर्थ क्या हो सकता है? तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना या योग। योग या जोड़ना, यह संधि का सामान्य अर्थ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो संधि का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए, इसका सही आंसर होगा विग्रह। बहुत सी बार विच्छेद लगा देते हैं। मानता हूं कि संधि का विच्छेद होता है, लेकिन वो प्रक्रिया होती है, विलोम शब्द नहीं होता। संधि का विलोम शब्द तो विग्रह होता है। जिस प्रकार दो वर्णों को आप मिलाते हैं, उसी सिस्टम से आप अगर अलग करते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। और विच्छेद का मतलब तो कहीं से भी तोड़ना होता है। तो आप कहीं से भी नहीं तोड़ेंगे, जिस प्रकार से मिलाया है उसी प्रकार से उसको अलग अलग करेंगे, तो उस प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप संधि की? दो वर्णों के परस्पर, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार, विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान रखना है कि संधि में विकार अवश्य उत्पन्न होगा। मैं अत्यावश्यक नियम बताऊंगा आपको, जैसे देखना है आपको। स्व प्लस इच्छा। देखेंगे आप, दो वर्णों का मेल हो रहा है, शब्दों का नहीं हो रहा। यहां दो शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने, स्व और इच्छा। तो दो वर्णों का मेल कर रहा है। तो वर्ण कहां पर है? इस व में जो अ है, यह वर्ण है। और इस पीछे वाले शब्द का आगे वाला वर्ण ई। मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से वर्ण मिलेंगे। यह भी अत्यावश्यक नियमों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अ और ई दोनों मिलकर ए बनते हैं। ए क्यों बनता है आप जानते हैं, मैंने बताया था। ये अ और ई के बीच में एकाक्षर होता है। मैंने जीभ में बताया था, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ये मध्य भाग होता है और मध्य भाग से आप अग्रभाग पर जाते हैं तो अग्रभाग में ई के पीछे ए होता है। इस कारण इन दोनों के बीच में इसका घर पड़ता है। मैंने बताया था आप लोगों को, दोबारा आप जाकर उस वीडियो को देखना, स्वर वाले को। तो देखेंगे ये जो यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा इसी में जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इसी में जुड़ेगा। तो श तो जहां की जहां, व में एक ही मात्रा जुड़ी तो क्या हो गया? वे। ई से ई कट गया। हमेशा गणित में करता हुआ आया था, अब से हिंदी में भी कटेगा, ये ध्यान रखना। ई से ई कट गया, क्या बचा?
च बचा और छा बचा, एक साथ लिख दीजिए, क्या हो गया? स्वेच्छा। जबकि अगर आप इसे यूं लिखते हैं स्व इच्छा, तो देखिए ये दोनों शब्द ज्यों का ज्यों मिल गए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे संयोग कहेंगे, और जिसमें परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए आप, इन दोनों से परिवर्तन हो रहा है, एक नया शब्द बन रहा है, तो यह संधि होगी। अगर दोनों शब्दों को सेम लिखा जाएगा तो फिर वो संयोग कहलाएगा। बहुत सारे शब्दों के अंतर्गत, उपसर्गों के इनके अंतर्गत संधि नहीं होती। जैसे देखेंगे आप, सुधा प्लस कर, अब आपने क्या लिखा? सुधाकर। ये गंगा प्लस जल, गंगा जल। अब बताइए आप, इनमें कहां परिवर्तन हो रहा है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दोनों वर्ण मिलकर, तो ये दोनों शब्द संधि नहीं, क्या कहलाएंगे? संयोग कहलाएंगे। तो यदि परिवर्तन होता है तो संधि, परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग कहलाएगा। मैं अत्यावश्यक नियम बताऊंगा अभी, उसके अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे। तो मैंने तो यह बताया है कि विकार, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्ण मिलेंगे और उनमें परिवर्तन होगा तो वो संधि कहलाएगी। अब चलते हैं हम हमारे अत्यावश्यक नियमों की ओर। अत्यावश्यक नियम, इन नियमों को अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो फिर संधि से संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो ये प्रारंभिक और प्राथमिक नियम है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला नियम देखेंगे आप, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। यदि विकार उत्पन्न न हो, यदि विकार उत्पन्न न हो तो संयोग कहलाता है। दो शब्द होते हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। जैसे देखेंगे आप, सत्य प्लस आग्रह, ये देखेंगे आप, दो शब्द आपके पास है, एक तो सत्य और एक आग्रह। दो शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। यह में कौन सा स्वर है? अ, तो ये अंतिम वर्ण है, तो ये अ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? आ। ये दोनों मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करेंगे। क्या बनाएंगे? ये आ बनाएंगे। और ये आ की मात्रा किसमें जोड़नी है? बताया था मैंने, य में। तो क्या हो जाएगा? सत्या। ये हुआ। कौन सा वर्ण काटोगे? ये वर्ण कट गया। क्या बचा? ग्रह बच रहा है, इसको यूं के यूं ही लिख दीजिए, ज्यों के ज्यों। ये क्या हो गया? सत्याग्रह। सत्य और आग्रह, इन दोनों से अ और आ से मिलकर परिवर्तन हुआ और क्या बना? आ। तो यहां आ मिल गया। तो ये है परिवर्तन। तो ये संधि है, ध्यान रखना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करेंगे। यदि विकार उत्पन्न नहीं करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, दिन प्लस कर बराबर दिनकर। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देख लीजिए आप। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये संयोग कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो पहला नियम जरूर ध्यान रखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करते हैं। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? ये देखेंगे आप। नियम नंबर 2, यदि प्रथम शब्द के
अंतिम वर्ण में हलंत, ये चिन्ह होता है हलंत, हलंत न लगा हुआ हो तो उसमें अ या स्वर माने। जैसे जल प्लस ऊर्मी। अब देखेंगे यहां पर हलंत नहीं लग रहा, तो इसमें से क्या निकालोगे? अ निकालोगे ही निकालोगे, ध्यान रखना है। अगर अ नहीं है तो आ होगा, ये होगा, लेकिन अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तभी निकलेगा। अगर हलंत लगा हुआ है तो उसमें से अ नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो वर्ण होगा, वो आधा होगा। ये है, तो यहां से क्या निकला? उ। अ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। ये ओ किस में जुड़ेगा? ल में। तो क्या हो गया? जलो। उ से उ कट गया, क्या बचा? मी, और ये ल, जलोर्मी। ध्यान रखना, एक शब्द पूछा गया था, सदोपदेश और सदुपदेश, इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है? तो सदोपदेश गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके टुकड़े क्या होंगे? सद प्लस उपदेश। ये तब यहां से अ और यहां से उ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। लेकिन ये द गलत है। सद ऐसे नहीं आता, हलंत वाला आता है। सद भी नहीं, सत आता है। तो जब यहां हलंत लग गया तो इसमें से अ नहीं निकलेगा। अ नहीं निकलेगा तो अ और उ मिलकर ओ नहीं बनेगा। कहने का मतलब गुण संधि नहीं बनेगी। तो यहां पर सदुपदेश गलत होता है, सदुपदेश गलत होता है, सदुपदेश राइट होता है। तो ये दूसरा नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न लगा हुआ हो तो उसमें अ या स्वर माने। अब तीसरा नियम क्या है देखेंगे आप, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि जब भी आप शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो प्राप्त दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उपसर्ग प्रत्यय के रूप में हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर प्राप्त दोनों शब्द सार्थक या शुद्ध होने चाहिए। उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में हो सकते हैं। तीसरा नियम है संधि विच्छेद करने पर प्राप्त दोनों शब्द सार्थक या शुद्ध होने चाहिए। ध्यान रखें, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में हो सकते हैं। जैसे एक शब्द आया कि मध्वाचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? अब 4 विकल्प आपके सामने होंगे। जैसे पहला विकल्प है मध्व प्लस आचार्य, दूसरा विकल्प आपके सामने है मध्वा प्लस आचार्य, तीसरा विकल्प आपके सामने है मधु प्लस आचार्य, और चौथा विकल्प आपके सामने है मधु प्लस आचार्य। देखिए आप, ऊपर वाले में भी सद ये अशुद्ध होता है, हलंत वाला होता है, और वो भी सत होता है हलंत वाला, इस वजह से ये भी अशुद्ध है। यहां पर देखेंगे आचार्य शब्द तो शुद्ध है लेकिन मध्व शब्द नहीं होता, ये गलत है। तो जब भी कभी आपको संधि का नियम याद न हो तो आप ये भी देखकर राइट कर सकते हैं कि प्राप्त दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, या उपसर्ग प्रत्यय के रूप में हो सकते हैं। देखिए आप, मध्वा प्लस आचार्य, मध्वा भी नहीं होता है, मधु प्लस आचार्य हो सकता है लेकिन मधु में मात्रा उ की बड़ी नहीं होती,
ये मधु शब्द गलत है, क्योंकि उ की मात्रा बड़ी वाली नहीं छोटी वाली आती है। अब यहां देखिए मधु में छोटी उ की मात्रा है और आचार्य, दोनों शब्द सार्थक है, दोनों का कोई ना कोई अर्थ है। तो फिर आप ये देख सकते हैं दोनों शब्द सार्थक हैं, दोनों शब्द शुद्ध हैं, तो फिर आप वही विकल्प को चुनाव करेंगे। उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में हो सकते हैं, जैसे देखेंगे आप न्याय, एक शब्द है न्याय। अब इसका टुकड़ा कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करेंगे, नी प्लस आए। अब आप ये सोचेंगे कि सर नी का तो ये सार्थक शब्द है ही नहीं, ये उपसर्ग है, उपसर्ग के रूप में हो सकते हैं। और नी का मतलब विशेष भी होता है, नी का मतलब न्याय भी, नी का मतलब विशेष, निषेधात्मक, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ध्यान रखने का, उपसर्ग प्रत्यय के रूप में भी हो सकते हैं या फिर दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। तो तीनों नियम याद करने हैं आपको। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये ध्यान रखना है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर विकार अवश्य उत्पन्न करेंगे। अगर विकार उत्पन्न नहीं करते तो संयोग कहलाएंगे। दूसरा नियम है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत न लगा हुआ हो तो उसमें से अ निकालना है, या फिर जो भी स्वर लगा हुआ है वो बाहर निकालना है। तीसरा है, संधि विच्छेद करने पर प्राप्त दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। अगर इन तीनों नियमों को आपने ध्यान रखा है तो फिर आपके संधि का कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब चलते हैं संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। संधि के प्रकार, अब है हमारा टॉपिक संधि के प्रकार। आप जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखें आप, पहली स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे इसे? तो देखिए आप, स्वर संधि किसे कहेंगे? यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी क्या हो? स्वर हो। यानी कि कहने का मतलब ये दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, तब स्वर संधि होती है, तब स्वर संधि होती है। कैसे? देखना आप, जैसे शस्त्र प्लस आगार, ये देखिए अब आप, आगे भी त्र में अ है और यहां भी आ है। कहने का मतलब दोनों तरफ स्वर है। अगर दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि होती है। क्या बनेगा? शस्त्रागार। ये कैसे बना, क्या नियम यहां पर लगा, इस नियम की चर्चा अब जब हम इनको विस्तृत पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तब बताया जाएगा। अभी तो इतना सा देखना है कि जब दोनों तरफ स्वर आता है तो स्वर संधि होती है। एक और देख लीजिए, जल प्लस ओक। देखिए यहां पर अ है और यहां पर क्या है? ओ है। यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी स्वर और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी स्वर है। तो अगर दोनों तरफ स्वर आता है तो क्या हो जाता है? स्वर संधि होती है। क्या बन गया? जलोक। संधि में कौन सा नियम लगा, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे। अब दूसरी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि में आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो तब भी व्यंजन संधि होती है। यदि आगे स्वर हो और पीछे व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होती है, और यदि आगे भी व्यंजन और पीछे भी व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होती है। यानी कि प्रत्येक कंडीशन में व्यंजन संधि होती है। दोनों तरफ स्वर आएगा तभी स्वर संधि है, और एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर तब भी व्यंजन संधि, एक तरफ स्वर दूसरी तरफ व्यंजन तब भी व्यंजन संधि, और दोनों तरफ व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि होगी। देखेंगे आप, इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं अपन। व्यंजन आगे हो और पीछे स्वर हो तब भी यही होता है। जैसे देखेंगे आप,
जगत प्लस अंबा, क्या होगा? जगदंबा। ये अगर आगे स्वर हो और पीछे व्यंजन हो, जैसे अनु प्लस छेद, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। इनमें व्यंजन संधि कार्य कर रही है। व्यंजन संधि का कौन कौन सा नियम कार्य कर रहा है, ये सब हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तब करेंगे। आज तो इतना सा देखना है कि आगे व्यंजन और पीछे स्वर होना चाहिए, या आगे स्वर या पीछे व्यंजन होना चाहिए, या दोनों तरफ व्यंजन होना चाहिए, तब व्यंजन संधि होगी। यदि दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि होती है। देखिए, आगे भी व्यंजन पीछे भी व्यंजन, ऋक, ये हलंत लग गया, प्लस वेद, दोनों तरफ देखिए आप, यहां भी व्यंजन यहां भी व्यंजन, तो क्या होगा? ऋग्वेद। तो क्या होगा कि यदि आगे व्यंजन या स्वर हो या व्यंजन व्यंजन हो, बनेगी क्या? व्यंजन संधि बनेगी। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नाम से ही पता लग रहा है आपको, आगे विसर्ग हो और उसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन बनेगी विसर्ग संधि ही। केवल आगे विसर्ग होना चाहिए। जैसे देखेंगे आप, पुनः प्लस आवृत्ति, ये अब विसर्ग आधे र में बदलेगा और क्या हो जाएगा? आ मिलते ही रा हो जाएगा, पुनरावृत्ति। इसमें र क्यों बना, इसकी विस्तार चर्चा हम जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब करेंगे। आज तो इतना सा देखना है कि आगे विसर्ग है और उसके बाद स्वर है, तब भी क्या होगी? विसर्ग संधि ही होगी। और यदि आगे विसर्ग है और पीछे व्यंजन है, देखिए आप, अंतः प्लस गत, तो क्या हो जाएगा? अंतर्गत। तो यहां विसर्ग है और पीछे व्यंजन है, तब भी विसर्ग संधि ही होगी। तो ध्यान रखना है, ये तीनों संधियां आपके सामने है, परिभाषाएं लिखनी नहीं है, न याद करनी है। देखिए आप कैसे समझोगे आप, यदि आगे स्वर हो और पीछे भी स्वर हो, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे भी स्वर होना चाहिए, पीछे भी स्वर होना चाहिए। आगे पीछे का मतलब है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में स्वर हो तो स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे व्यंजन पीछे स्वर, तब भी व्यंजन संधि। आगे स्वर पीछे व्यंजन, तब भी व्यंजन संधि। और आगे व्यंजन पीछे व्यंजन, तब भी व्यंजन संधि। तो आप परिभाषा बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। विसर्ग संधि में देखिए, आगे विसर्ग पीछे स्वर या व्यंजन कोई सा भी हो, बनेगी विसर्ग संधि ही। उदाहरण बताया था मैंने, देखिए विसर्ग के बाद यहाँ स्वर है और विसर्ग के बाद व्यंजन है। तो ये है 3 प्रकार की संधि। इन सब की विस्तृत चर्चा हम करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत, तो देखना न भूले अगली क्लास को।